पश्चिम बंगाल में 13,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की भर्ती हो रही है और पहली नज़र में ये एक रूटीन सरकारी खबर लगती है। मतलब खाली पद भरे जा रहे हैं, स्कूलों को शिक्षक मिल रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज हैं, सरकारी नोटिफिकेशन, अदालती मामलों पर रिपोर्टिंग और कुछ विश्लेषण, वो बताते हैं कि ये कोई आम भर्ती नहीं है। ये दरअसल एक बहुत बड़े संकट के बाद सिस्टम को बचाने की एक इमरजेंसी सर्जरी जैसा है। ये सिर्फ नौकरी देने की बात नहीं है, ये खोया हुआ भरोसा वापस पाने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ऐसी नौबत आई ही क्यों, ये नए नियम इतने अजीब और सख्त क्यों हैं, और क्या ये वाकई एक साफ सुथरे भविष्य की गारंटी दे सकते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इन 13,421 पदों को भरने की इतनी हड़बड़ी क्यों है? इसका जवाब किसी सरकारी फैसले में नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत सख्त आदेश में छिपा है। बिल्कुल, कहानी की जड़ जो है वो 2016 की भर्ती प्रक्रिया में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें वो हजारों नौकरियां रद्द हुई थी। हाँ, जिसमें स्कूल सेवा आयोग यानी SSC उसकी प्रक्रिया से जुड़ी लगभग 24,000 नौकरियों को रद्द कर दिया गया था। 24,000? ये तो बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन एक मिनट, सारी की सारी नौकरियां एक साथ रद्द कर देना, इसमें तो वो लोग भी पिस गए होंगे जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की थी। क्या अदालत के पास कोई और रास्ता नहीं था? यही सवाल अदालत में भी उठा था, लेकिन जांच में ये पाया गया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली इतने बड़े पैमाने पर थी, मतलब इतने अंदर तक फैली हुई थी कि ये पहचानना नामुमकिन हो गया था कि कौन सही उम्मीदवार है और कौन गलत। हाँ, OMR शीट्स के साथ छेड़छाड़ हुई थी, अंकों में हेरफेर किया गया था। तो अदालत ने कहा कि जब पूरी की पूरी टोकरी में ही सड़े हुए सेब इतने मिल गए हों कि अच्छे सेबों को अलग न किया जा सके, तो पूरी टोकरी को ही फेंकना पड़ता है। समझ गई। यानी सिस्टम पर भरोसा इस हद तक टूट गया था कि अदालत को जीरो टॉलरेंस वाला रवैया अपनाना पड़ा। हाँ, और अदालत सिर्फ नौकरियां रद्द करके रुकी नहीं, उन्होंने राज्य सरकार को एक डेडलाइन दी। डेडलाइन? हाँ, कि इसी साल के अंदर एक बिल्कुल नई, पूरी तरह से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू करो। तो ये जो 13,421 पदों की भर्ती है, ये उसी न्यायिक आदेश का सीधा नतीजा है। ये सरकार की मर्जी से ज्यादा अदालत का दबाव है। तो अदालत ने सिर्फ भर्ती करो नहीं कहा, बल्कि पारदर्शी भर्ती करो कहा। और इसी दबाव में बोर्ड ने जो तरीका निकाला है, वो शायद इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला और विवादास्पद हिस्सा है। सही कहा आपने। इस बार पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड यानी WBBPE ने पुराने सारे नियम ताक पर रख दिए हैं। अगर हम 2016 के नियमों को देखें तो मेरिट लिस्ट 50 नंबरों पर बनती थी। उसमें हर चीज का थोड़ा थोड़ा हिस्सा था। जैसे 10वीं के नंबरों के लिए 5 अंक, 12वीं के लिए 10, टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा के लिए 15। अच्छा। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के लिए सिर्फ 5 अंक थे। सिर्फ 5? हाँ, सिर्फ 5। बाकी 15 अंक इंटरव्यू और क्लास में पढ़ाने के प्रदर्शन जैसी चीजों के लिए थे। मतलब आपके एकेडमिक रिकॉर्ड का अच्छा खासा वजन था। ये तो एक संतुलित तरीका लगता है जिसमें हर पहलू को परखा जा रहा है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार इसे पूरी तरह से पलट दिया गया है। नया सिस्टम 100 अंकों का है और इसमें से 80 अंक सीधे सीधे उम्मीदवार के टेट स्कोर से लिए जाएंगे। 80% सिर्फ एक परीक्षा से? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने अपनी 10वीं और 12वीं में टॉप किया हो, लेकिन टेट वाले दिन उसका प्रदर्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो वो दौड़ से बाहर हो जाएगा। लगभग यही मतलब है। एकेडमिक रिकॉर्ड को मेरिट लिस्ट बनाने में कोई वेटेज नहीं दिया गया है। और बाकी के 20 अंक? बाकी के 20 अंकों में से 10 अंक इंटरव्यू के लिए हैं और 10 अंक क्लासरूम में पढ़ाने के डेमो के लिए। लेकिन क्या ये एक तरह का ओवर करेक्शन नहीं है? भ्रष्टाचार रोकने के चक्कर में क्या हम उन शिक्षकों को खोने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं जिनका अकादमिक रिकॉर्ड शानदार है, जो शायद क्लास में बेहतर पढ़ाते, लेकिन किसी एक दिन की बहुविकल्पीय परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए? यही इस मॉडल पर सबसे बड़ा सवाल है और यही इसकी सबसे बड़ी बहस भी। देखा जाए तो ये पॉलिसी लेवल पर एक बहुत बड़ा फेरबदल है। ये मॉडल अकादमिक रूप से सर्वश्रेष्ठ है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये कानूनी रूप से बहुत सुरक्षित है। कानूनी रूप से सुरक्षित? इसका क्या मतलब हुआ? बोर्ड का तर्क यह है कि TET एक मानकीकृत ऑब्जेक्टिव परीक्षा है। इसके स्कोर को अदालत में चुनौती देना मुश्किल है, जबकि इंटरव्यू या अकादमिक रिकॉर्ड में व्यक्तिपरक मूल्यांकन या पक्षपात के आरोप लग सकते हैं। अच्छा, तो ये मॉडल सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार चुनने से ज्यादा सबसे सुरक्षित उम्मीदवार चुनने का एक तरीका है। समझ गए। मतलब ये नियम इसलिए नहीं बना कि ये सबसे अच्छा है,
बल्कि इसलिए बना क्योंकि इस पर सवाल उठाना सबसे मुश्किल है। तो इस नए 80-10-10 नियम के तहत ये पूरी प्रक्रिया चल कैसे रही है? प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ाई गई। आवेदन के लिए 19 नवंबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 तक का ही समय दिया गया। ये तो काफी कम समय है। हाँ, जो दिखाता है कि बोर्ड कितनी जल्दी में था। कुल 13,421 पद हैं, जो राज्य के अलग अलग जिलों में बांटे गए हैं। इसमें भी कोई पैटर्न है क्या, जैसे कुछ जिलों में ज्यादा पद है? हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा 1,871 पद दक्षिण 24 परगना में है। इसके पीछे अक्सर आबादी का घनत्व, स्कूलों की संख्या और रिटायर होने वाले शिक्षकों की संख्या जैसे कारण होते हैं। जहाँ जरूरत ज्यादा है वहाँ पद भी ज्यादा निकाले गए हैं। और योग्यता के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं? टेट पास होना तो सबसे जरूरी है, जैसा कि हमने अभी बात की। हाँ, टेट पास होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 150 में से 60% यानी 90 अंक लाने होंगे बनता है। इसके अलावा उम्र 20 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और जरूरी टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो कट ऑफ है 60% का, ये तो राष्ट्रीय स्तर पे भी एक मानक है। लेकिन उस पूरी बहस को देखते हुए कि टेट के प्रश्न ही शायद गलत थे, क्या ये कट ऑफ अपने आप में एक समस्या नहीं बन जाता? मतलब आप एक ऐसी परीक्षा के आधार पर एक सख्त कट ऑफ लगा रहे हैं जिस पर खुद ही सवालिया निशान लगा हुआ है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यही वो मुद्दा है जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए एक टाइम बॉम्ब जैसा है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले उन 20 अंकों की बात कर लेते हैं। हाँ। पिछली बार इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट में ही पक्षपात के सबसे ज्यादा आरोप लगे थे। इस बार उसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? हाँ, क्योंकि 80% वेटेज भले ही टेट का हो, लेकिन आखिरी फैसला तो इन 20 अंकों से भी पलट सकता है। इसलिए इस बार बोर्ड इंटरव्यू और डेमो की प्रक्रिया को सीधे अपनी देखरेख में करवा रहा है। पूरी प्रक्रिया को सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीयकृत कर दिया गया है। मतलब स्थानीय स्तर पर कमेटियां नहीं। पहले की तरह स्थानीय स्तर पर कमेटियां नहीं बना रही हैं, ताकि किसी भी तरह के स्थानीय प्रभाव या पक्षपात की गुंजाइश ही न रहे। हर उम्मीदवार का मूल्यांकन एक जैसे पैमाने पर हो, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। सुनने में तो ये सब एक फुल प्रूफ प्लान जैसा लगता है। केंद्रीकृत इंटरव्यू, टेट पर इतना जोर, ऐसा लगता है कि बोर्ड ने हर उस छेद को बंद करने की कोशिश की है जहां से पिछली बार पानी घुसा था। लेकिन सिस्टम में कोई ना कोई लूपहोल तो रह ही जाता है। क्या यहाँ भी कोई ऐसा छिपा हुआ खतरा है? एक बहुत बड़ा खतरा है, और वो वही खतरा है जिसका जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया था, टेट परीक्षा की वैधता। अच्छा। कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका स्वीकार हो चुकी है जो 2017 और 2022 की टेट परीक्षाओं को ही चुनौती देती है। और याचिका का आधार क्या है? याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इन दोनों परीक्षाओं को मिलाकर लगभग 20 प्रश्न या तो गलत थे या उनके विकल्प संदिग्ध थे। मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। अब आप सोचिए कि अगर अदालत इस दावे को मान लेती है तो क्या होगा? अगर प्रश्न गलत थे तो अदालत शायद ग्रेस मार्क्स देने का आदेश देगी। ओ, मैं समझ गई। बिल्कुल। अगर अदालत कुछ सवालों के लिए सभी को अंक देने का आदेश देती है तो हजारों नए उम्मीदवार जो अभी कुछ अंकों से फेल हैं वो अचानक पास हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो अभी भर्ती के लिए योग्य ही नहीं है, लेकिन अदालत के फैसले के बाद वो भी इस दौड़ में शामिल होने के हकदार हो जाएंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरी की पूरी पात्रता सूची ही बदल जाएगी। जो मेरिट लिस्ट अभी बन रही है वो रातों रात अमान्य हो सकती है। सिर्फ अमान्य नहीं, बल्कि इससे कानूनी लड़ाइयों का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। जो लोग नई सूची में जगह बनाएंगे वो अपना हक मांगेंगे, और जो लोग इस वजह से बाहर हो जाएंगे वो इस फैसले को चुनौती देंगे। बाप रे। ये इस पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है और भर्ती प्रक्रिया को सालों तक उलझा सकता है। तो हाँ, ये एक तलवार है जो इस पूरी भर्ती पर लटक रही है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का दबाव है कि जल्दी करो, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट में एक ऐसा मामला है जो सब कुछ रोक सकता है। अब एक और जरूरी सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये 80% टेट स्कोर वाला नियम भविष्य के लिए है? क्या ये पश्चिम बंगाल में शिक्षक बनने का नया स्थायी तरीका बन गया है? नहीं, और यहीं पर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ये 80-10-10 का फॉर्मूला सिर्फ इस एक भर्ती के लिए बनाया गया एक आपातकालीन मॉडल है। सिर्फ इस एक भर्ती के लिए? हाँ, सरकार ने भविष्य की भर्तियों के लिए नियमों का एक नया ड्राफ्ट अमेंडमेंट यानी मसौदा भी जारी किया है, जो इससे काफी अलग है। अच्छा, तो भविष्य के लिए क्या सोचा जा रहा है? क्या अकादमिक रिकॉर्ड की वापसी होगी? हाँ, उस नए मसौदे के मुताबिक कुल अंक 50 होंगे। टेट का महत्व तब भी सबसे ज्यादा रहेगा, 50 में से 25 अंक यानी 50% वेटेज। 50%? सरकार खुद मान रही है कि 80% वाला नियम आदर्श नहीं है, ये बस एक आपातकालीन समाधान है। ये इस पूरी प्रक्रिया को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।
सही कहा आपने। ये साफ तौर पर दिखाता है कि 80-10-10 का मॉडल एक संकट को हल करने के लिए बनाया गया विशेष नियम है। इसका मुख्य उद्देश्य गति और कानूनी सुरक्षा है, न कि सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक मॉडल होना। भविष्य के लिए सरकार वापस एक संतुलित दृष्टिकोण पर जाना चाहती है, जहां टेट महत्वपूर्ण तो हो, लेकिन किसी उम्मीदवार के मूल्यांकन का एकमात्र बड़ा आधार न हो। वो अकादमिक रिकॉर्ड को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहते। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की ये शिक्षक भर्ती सिर्फ नौकरी देने की एक प्रक्रिया नहीं है, ये पारदर्शिता और विश्वास को फिर से बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयोग है, जो न्यायिक निगरानी की एक बहुत पतली रस्सी पर चल रहा है। 80% अंकों का आधार सिर्फ टीईटी को बनाना एक साहसिक लेकिन उतना ही जोखिम भरा कदम है। ये कदम सिस्टम को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने के लिए एक ढाल की तरह बनाया गया है, लेकिन ये ढाल कुछ होनहार उम्मीदवारों को बाहर भी रख सकती है। और आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल जरूर उठता है जिसे श्रोताओं को सोचना चाहिए। जब एक सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है, तो उससे सुधारने की प्रक्रिया में क्या हम कभी-कभी जरूरत से ज्यादा सख्त नियम बना देते हैं? क्या एक मानकीकृत परीक्षा ही एक अच्छे शिक्षक की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है, या ये संकट के समय में सिर्फ सबसे सुरक्षित कानूनी विकल्प है जिसके अपने अलग नुकसान हैं?